हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ऑफलाइन वाले सभी पेपर में करवा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और दिसंबर 2024 वाले पेपर तक मैंने ईवीएस के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं कुछ ऑनलाइन वाले पेपर करवा रही हूँ। तो ये जो पेपर है ये 11 जनवरी 2023 वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईवीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, जहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर सेकंड भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, खमीरीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी कि किण्वन जो है परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। दूसरा है खमीर यानी ईस्ट को अल्कोहल में बदलने की। तीसरा है शर्करा को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। और चौथा है खमीर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। तो खमीरीकरण यानी कि किण्वन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज जैसे अणुओं को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है। किण्वन की प्रक्रिया द्वारा शर्कराएं अम्ल और अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका घर X पर स्थित है और बुक शॉप Y पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके Y पर स्थित बुक शॉप पहुंचते हैं। Y पर बुक शॉप के सापेक्ष X पर आपके घर की दिशा है। चलिए जैसा जैसा कहा गया है वैसे वैसे चित्र बनाएंगे। आपको दिशा पता ही है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब जैसा जैसा कहा गया है उसी के अनुसार चित्र बनाएंगे। सबसे पहले कहा गया है कि आपका घर X पर स्थित है। हम मान लेते हैं कि हमारा घर ये है X। उसके बाद कहा गया है कि आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है, हम 100 मीटर चलेंगे ऊपर की तरफ। फिर कहा गया है जब हम 100 मीटर यहाँ पहुंच जाते हैं उसके बाद कहा गया है कि फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं। तो पश्चिम इस तरफ होता है, हम 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार कर लेते हैं और अंत में 150 मीटर की दूरी तय करके ठीक दक्षिण में Y पर स्थित बुक शॉप पहुंचते हैं। तो हमें 150 मीटर की दूरी दक्षिण की तरफ चलनी है, तो नीचे की तरफ होता है दक्षिण। हम ये चल दिए 150 मीटर की दूरी, तो हम यहाँ Y पर पहुंच जाते हैं। अब Y के सापेक्ष आपके घर की दिशा बतानी है। ये रहा Y और ये रहा X, ये दिशा हमें बतानी है। तो ये जो दिशा है ये होगी उत्तर पूर्व, ऊपर की तरफ उत्तर और थोड़ा पूर्व की तरफ भी है घर, इस तरीके से है। तो उत्तर पूर्व आपकी दिशा हो जाएगी, यानी कि जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, पहला है बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। दूसरा है खेल के नियमों का पालन करते हैं। तीसरा है वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं। और चौथा है विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं।
तो स्वच्छंद खेल क्या होते हैं? तो स्वच्छंद खेल नियमित नहीं होते, स्वेच्छापूर्वक और स्वयं निर्देशित खेल होते हैं, जहां बच्चों को बिना वयस्क दिशा निर्देश या हस्तक्षेप के अपनी पसंद की गतिविधियों को चुनने और खेलने की स्वतंत्रता होती है। अब इसमें यही पूछा गया है कि स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा वायु, तीसरा नमी और चौथा मध्यम ताप। तो प्रश्न में पूछा गया है कि बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बीजों का अंकुरण हो सकता है। बीजों के अंकुरण के लिए जल, ऑक्सीजन, तापमान इनकी आवश्यकता होती है, यानी वायु, नमी और मध्यम ताप की। सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 पर भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल है। हमें दूरी दे दी गई है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय की गणना हम कर लेंगे। हमसे कहा गया है कि ट्रेन इतने बजे चली है और इतने बजे पहुंची है। तो ट्रेन चली है, कब चली है? 5 सितंबर को चली है। कितने बजे? 21:15 पर, यानी कि रात के 9:15 बज रहे हैं जब ये ट्रेन चली है। और तारीख कितनी है? 5 सितंबर। तो 9:15 बजे है रात के। तो 6 सितंबर को रात 9:15 बजे तक 24 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद जो ट्रेन है ये 7 सितंबर को सुबह 4:45 बजे पहुंच जाती है। यानी ये जो समय है ये 24 घंटे, 5 से 6 सितंबर तक। और ये जो समय लगा है ये 7.5 घंटे का समय लगा है। यानी कुल जो समय हुआ वह हुआ 31 घंटे 30 मिनट। इतना समय लगा है। अब हमें दूरी दे दी गई है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है 1877 में 31.5 से भाग दे देंगे। जो मिनट है उनको भी घंटे में बदल देंगे। 31.5 से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा 59.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपका जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी तरीके के पूछे गए हैं। अभी तक आप यदि लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो सब में दूरी दी जाती है और समय की गणना हमें करनी होती है। इसी तरीके का प्रश्न पूछा गया है तो आप यही तरीका सीख लीजिए। दूरी आपको दी जाएगी, बस समय आपको निकालना सीखना है। समय निकाल लीजिए कि कब ट्रेन चली है और कब पहुंची है, कितना समय लगा है उसकी गणना कर लीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमें दी जाती है, समय से भाग दे देंगे और अपना उत्तर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पाश्चुरीकृत दूध को लगभग फिल करना है, गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। पहला विकल्प है 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 15 से 30 सेकंड के लिए 17 डिग्री सेल्सियस। तो पाश्चुरीकृत जो दूध होता है इसका उपयोग आप बिना उबाले भी कर सकते हैं क्योंकि यह हानिकारक रोगाणुओं से मुक्त होता है। दूध को पहले क्या किया जाता है? 15 से 30 सेकंड के लिए लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और फिर ठंडा करके संग्रह कर लिया जाता है।
तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला है आरोही लता, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है विसर्पी लता और चौथा है साग। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को विसर्पी लता में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प जो लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। आरोही लता क्या है? तो आरोही लताएं वे होती हैं, इनके तने कोमल होते हैं और ये किसी दूसरे पौधे के सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसे मनी प्लांट का आपने पौधा देखा होगा, ये आरोही लता का उदाहरण है। झाड़ियां क्या होती हैं? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने के पास से ही शाखाएं विकसित होती हैं। इनका तना सख्त होता है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता, ये झाड़ियां कहलाती हैं। और जो शाक होते हैं, तो शाक जो होते हैं इनके तने हरे और कोमल होते हैं और आमतौर पर छोटे होते हैं और उनमें कई शाखाएं भी होती हैं। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए। ये सब आपको डिटेल में क्लास 3 वाली जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें मैं पढ़ाऊंगी। मैंने नोट्स उनके बना लिए हैं, जल्द ही आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो वहां पर आपको पेड़, झाड़ी, लताएं सबके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छी किताब है जो अपडेट हो गई है, शायद आप लोगों को पता हो। पहले मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही सीधा पढ़ाया था, नोट्स बनाने का तब समय नहीं था, लेकिन अब मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है। पहला है जो सुन नहीं सकते, दूसरा बोल नहीं सकते, तीसरा छू नहीं सकते और चौथा देख नहीं सकते। तो ये ब्रेल लिपि कहलाती है। ये उन लोगों के लिए होती है जो देख नहीं सकते। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लुई ब्रेल ने इस प्रणाली का आविष्कार किया था और इनके जन्म दिवस को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ये भी याद रखिएगा। और यह जो पद्धति है ये 6 बिंदुओं पर आधारित है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहला है बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, दूसरा है बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, तीसरा है घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है और चौथा है घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो वाष्पन क्या है? द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। अब इसने पूछा गया है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। पहला है स्वांग, दूसरा मटकी, तीसरा भगोरिया और चौथा लावनी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है स्वांग। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जो मटकी है ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक नृत्य है। भगोरिया जो है ये मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है और लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। बी कह रहा है मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। सी में लिखा है पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं और पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाया जा सकता है। तो पौधे जो हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ये आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें जो पौधों के संदर्भ में जो सही है वह बताना है। तो पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने में प्रयुक्त नहीं होती हैं। और पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, ये गलत है। पौधे पशुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। और पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, ये सही लिखा हुआ है। ए और डी सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। पहला लिखा हुआ है, जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं। दूसरा है, फल परागण में सहायता करते हैं। तीसरा है, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। और चौथा है, पत्ते पौधे के सहारे ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, ये गलत है। जड़ों के बाद तने होते हैं और तनों से पत्तियां निकलती हैं। फल परागण में सहायता करते हैं, ये भी गलत है। फूल पौधे के प्रजनन अंग है, ये सही है। और पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ तीसरा सही है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, ये पौधे के जनन भाग के रूप में होते हैं। और एक पुष्प में एक पुंकेसर यानी नर पुष्प का भाग होता है और स्त्री केसर मादा पुष्प का भाग होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। पहला है मिजोरम और लक्षद्वीप। दूसरा है झारखंड और छत्तीसगढ़। तीसरा है लद्दाख और पुदुचेरी। और चौथा है जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। लद्दाख और पुदुचेरी दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। फिर चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो ये याद रखिएगा, हमें वह समूह बताना था जिसमें दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी यानी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है। पहला है बनारसी, दूसरा है नौवारी, तीसरा है कलमकारी और चौथा है जामदानी। तो महाराष्ट्र की जो पारंपरिक साड़ी है वह है नौवारी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कुछ क्षेत्र हैं जिनकी जो साड़ियां हैं पारंपरिक, उनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे जो पोचमपल्ली साड़ी है इसका संबंध तेलंगाना से है। पटोला साड़ी का संबंध गुजरात से है। जामदानी का संबंध है पश्चिम बंगाल से। और चंदेरी का मध्य प्रदेश से। नौवारी का महाराष्ट्र से। यह एक एकल 9 गज की साड़ी है जिसे काष्टा साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और बोमकाई जो साड़ी है इसका संबंध ओडिशा से है। और कोसा साड़ी का संबंध है छत्तीसगढ़ से। तो ये याद रखिएगा साथ में। बनारसी साड़ी इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है, ये भी साथ में याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। पहला है लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष। दूसरा है लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष। तीसरा है लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष। और चौथा है लड़कियों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कों के लिए 25 वर्ष। तो इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अनुसार जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वह थी 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वर्तमान में कितनी है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? पहला है अवलोकन, दूसरा तुलना, तीसरा अनुमान और चौथा है निर्णयन। तो कक्षा 3 की पढ़ने वाली बच्ची है और वह गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। तो उसमें जो प्रक्रियाएं शामिल हैं वह है अवलोकन और तुलना। ए और बी, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अवलोकन क्या है? इंद्रियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है। और तुलना जो है ज्ञात जानकारी या पूर्व ज्ञान के साथ पौधों की देखी गई विशेषताओं की तुलना करना इसमें शामिल होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। पहला है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। दूसरा है प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना। तीसरा है एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना। और चौथा है विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है? वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती। उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? पहला है समूह चर्चा, दूसरा है चलचित्र प्रदर्शन, तीसरा है भूमिका निर्वहन और चौथा है खेल। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, समूह चर्चा। समूह चर्चा के द्वारा बच्चे अपने खुद के विचार बताएंगे कि उनकी क्या अवधारणा है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहला है इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा है इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। दूसरा है ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। और चौथा है ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। तो एकल अभिभावक का मतलब है कि बच्चे की देखभाल या तो सिर्फ पिता द्वारा की जा रही है या माता द्वारा, यानी कि किसी कारणवश या तो उनके पिता नहीं है किसी बच्चे की या माता नहीं है। तो ये एकल अभिभावक परिवार होता है। अब इसमें पूछा गया है कि इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? पहला है रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे। दूसरा है रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ बोल रही है। दूसरा है रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहन नहीं है। और चौथा है रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। तो रूपल की दादी क्या कहती हैं जब उसकी छोटी बहन रोती है कि चुप हो जा, नहीं तो जो चांद पर बाबा बैठा है बूढ़ा बाबा वह उसे ले जाएगा। तो यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या कहेंगे? तो रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन करे और इस तथ्य की जांच करे कि ये सत्य है या नहीं, क्योंकि कक्षा 5 की शिक्षिका है तो वह समझेगी और वह तथ्य का संकलन भी करेगी सूचना का, और जांच भी करेगी और समझेगी कि दादी जो कह रही है वह सत्य है या झूठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप पहला है विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए
तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। तीसरा है प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे। और चौथा है प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। अब कक्षा 1 की बात हो रही है, तो हमें क्या करना होगा? प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? पहला है मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य। दूसरा है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा। तीसरा है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। और चौथा है पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या पूछी गई है, तो पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों की यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। इसलिए आप पहला है विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। दूसरा है परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। तीसरा है सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। और चौथा है परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों के लेख पढ़ेंगे। अब बच्चे कक्षा 2 के हैं और आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं और आपको यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। तो क्या करना होगा कि सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? पहला है पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय की पूर्व तैयारी है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो वह है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त है? पहला है संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। दूसरा है विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। तीसरा है विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। और चौथा है डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। तो कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं और प्रकरण है चिट्ठी आई है, तो इसका शिक्षण करना है। तो कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त हैं? तो विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए, एक तो ये सही है। और डाकिये के कार्य के अनुभव करने के लिए स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। सी और डी सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास, ये गलत है इसमें। और विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए, ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। सी और डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है? पहला है बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। दूसरा है अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। तीसरा है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। और चौथा है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। तो सीखने के संदर्भ में जो सत्य है वह बताने हैं। तो बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े हैं, ये सही है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, ये गलत है, क्योंकि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं तो उनके अनुभव कैसे समान हो सकते हैं? उनके अनुभव भी अलग अलग होंगे, भी गलत हो गया।
विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है, ये भी सही है। और विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन भी है। तो ए सी डी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? पहला है अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची याद करने के लिए देंगे। तो याद करने वाला लिखा है, पहले ही काट दीजिए, ये तो उत्तर होगा ही नहीं। चलिए अगला पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। तीसरा है स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। और चौथा है पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाइए। तो इसमें जिसे प्राथमिकता देनी है वह है तीसरा, उन्हें प्रकृति की सैर पर ले जाइए। स्थानीय पक्षियों और उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए बच्चे खुद जब प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे तो ये जो पक्षी विषय है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? पहला है अवलोकन, दूसरा है तुलना, तीसरा है निर्णयन और चौथा है कल्पना। तो वाणी क्या कह रही है कि आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है, तो उसने अवलोकन किया है, तुलना की है छतरी से और कल्पना की है। निर्णयन इसमें शामिल नहीं होगा। ए बी डी इसमें सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? पहला है विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। तीसरा है उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। और चौथा है उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो इसमें पहला सही है, विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं कक्षा में साझा करने से मना करेंगे, ये गलत है। बच्चों के अपने अनुभव को साझा करने देना चाहिए और उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। और उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। ए सी डी सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है ये, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, दूसरा है प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, तीसरा है अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास और चौथा है विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करने की क्षमता का विकास। तो पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 11 जनवरी वाला 2023 में जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं वही ये पेपर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, अभी समय है आप लोगों के पास। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने सभी तो ऑफलाइन वाले पेपर करवा ही दिए हैं, कुछ ऑनलाइन वाले भी करवा रही हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी ईवीएस में यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। 11 से 24 जितने पेपर हुए हैं ऑफलाइन, सभी की प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।